गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड फिजिक्स यानी कि अनुप्रयुक्त भौतिकी। ठीक है ना, अनुप्रयुक्त भौतिकी यानी कि अप्लाइड फिजिक्स। और दोस्तों, आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं एक नए चैप्टर की। जैसा कि हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना, जो आपका पहला चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर आता है बल एवं गति यानी कि फोर्स एंड मोशन, जो आपकी अप्लाइड फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। आज हम दोस्तों इसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको अप्लाइड फिजिक्स का रेगुलर वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे अप्लाइड केमिस्ट्री की, जिसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी, ठीक है ना। और अब आपको डेली का डेली वीडियो मिलेगा दोस्तों अप्लाइड फिजिक्स का। तो सेकंड चैप्टर जो आपका आता है फोर्स एंड मोशन, इसको बढ़िया तरीके से पढ़िएगा और अपना नोट्स भी तैयार करते जाइएगा। कहीं डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और बाकी सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए भी आप लोगों को सभी वीडियोस का लिंक, या हम कह सकते हैं प्ले लिस्ट का लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के, ठीक है ना। तो जाइएगा, वॉच करिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों हेडिंग लगा लीजिए पहले तो आप लोग, जो आपका चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है दोस्तों आप लोगों का ये, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों आपका बल एवं गति। नाम क्या है? बल एवं गति यानी कि फोर्स एंड मोशन। क्या है? फोर्स एंड मोशन। ये आपका सेकंड चैप्टर है, फोर्स एंड मोशन। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वो आपकी स्टार्टिंग होती है फिजिकल क्वांटिटीज से, यानी कि भौतिक राशियों से, ठीक है ना। तो पहले आप लोगों को हेडिंग लगाना चाहिए भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। थोड़ा थोड़ा समझेंगे, हालांकि भौतिक राशियाँ तो नहीं पूछी जाती, लेकिन जो भौतिक राशियों के टाइप होते हैं वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। या तो उनका एग्जाम्पल ऑप्शनल में आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी जस्ट बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों जो ये चैप्टर है ये रिलेट करता है आपके मैथ के चैप्टर से भी। जब हम वहाँ सदिश अदिश राशियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपका यही सारा चीज़ जो है वहाँ मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का कम से कम 10 से 20% हम बोल सकते हैं आपका मैथ से रिलेट करता है। जो मैथ में आपके चौथा, पांचवा चैप्टर है, छठवां चैप्टर है सदिशों का योग एवं अंतर, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। तो उसमें भी वही सारी थ्योरीज आपकी हैं जो थ्योरीज हम आज यहाँ स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए, पहला आपको हेडिंग लगाना है भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये आपकी पहली हेडिंग रहेगी। और ये सब थ्योरीज आप लोग बैक क्लासेस में भी बहुत अच्छे से पढ़ते आए हुए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम इसका रिवीजन लेते हैं, भौतिक राशियाँ होती क्या हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। तो हम सब फिजिक्स पढ़ करके आए हैं और फिजिक्स में हमने तरह तरह की क्वांटिटीज़ पढ़ी हुई हैं। फोर्स पढ़ा हुआ है, मूवमेंट पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, वेग पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है, त्वरण पढ़ा हुआ है। तो ये जो सारी राशियाँ होती हैं, जो सारी क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी हम कह सकते हैं जो फिजिक्स में हमने क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें माप सकते हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ आपकी भौतिक राशियाँ होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? आपकी भौतिक राशियाँ होती हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। वे सारी राशियाँ जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, वो सारी राशियाँ हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको इतना नॉलेज में रखना है कि वे सारी राशियाँ, वे सारी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम लोग माप सकते हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, वो राशियाँ हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ या भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और ये जो राशियाँ हैं दोस्तों, ये आपकी दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? ये आपका इम्पोर्टेंट है। पहला आपका आता है सदिश और दूसरा आपका आता है अदिश, ठीक है ना। पहला आपका सदिश आता है और दूसरा आपका अदिश आता है। सदिश जिसे हम वेक्टर बोलेंगे और अदिश जिसे हम लोग स्केलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्केलर। तो दोनों को आप लिख लीजिएगा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। पहला सदिश यानी कि वेक्टर और दूसरा अदिश यानी कि स्केलर। तो दो तरीके की क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, पहली वेक्टर क्वांटिटीज़ और दूसरी पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ यानी अदिश राशि। तो अब हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, पहला सदिश राशि।
क्या लगाना है दोस्तों, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है ना, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, तो मैक्सिमम आप याद रखिएगा दो चीज़ों की बात चलेगी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। दोनों क्वांटिटीज़ में केवल दो ही बारे में आप बात करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में। अब किसी में मैग्नीट्यूड होगा, किसी में डायरेक्शन होगा, किसी में आपका डायरेक्शन नहीं होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है कि किस में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, किस में मैग्नीट्यूड अकेला है, किस में डायरेक्शन है। ठीक है ना, आपको दो तरीके की राशि ही पढ़नी है, वेक्टर क्वांटिटीज और इसके स्केलर क्वांटिटीज। जो टेंसर क्वांटिटी होती है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, इसलिए दो तरीके की क्वांटिटीज ही आपको पढ़ना है, वेक्टर और स्केलर। तो पहले दोस्तों समझिएगा वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटीज दोस्तों वे क्वांटिटीज होती है जिसमें आपका परिमाण हो, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड हो, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, प्लस आपकी दिशा हो यानी डायरेक्शन हो। तो दो चीज़ें मैंने आपकी बताई, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अभी मैं समझाऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम सदिश राशि किसे कहेंगे, हम वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे कहेंगे, ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी जिन्हें हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ कहेंगे। तो वे सारी क्वांटिटीज़ जिनमें हमारा मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होगा, जिनमें हमारी दिशा होगी, या हम कहें दोनों चीज़ें होंगी, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होगी यानी कि सदिश राशि होगी। अब समझिएगा एग्जाम्पल कि कैसे हम ये समझें कि मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिखिएगा फोर्स को। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए लिखिए फोर्स यानी कि बल। तो जैसा कि दोस्तों हमारे पास मान लीजिए कोई ये बॉडी है, ओके, क्या है, कोई बॉडी है। ठीक है ना, तो मान लीजिए इस तरीके से इस पर कोई फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है। तो फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। मान लीजिए 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है। ये बॉडी है आपकी कोई भी, ठीक है ना, m द्रव्यमान की बॉडी है आपकी, जो इसका मास है वो m है। तो इस पर मान लीजिए 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो जो ये 50 न्यूटन है ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है दोस्तों, मैग्नीट्यूड है। तो हमारी क्वांटिटी तो फोर्स है, क्वांटिटी हमारी फोर्स है और हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन का हो गया। और बात की जा रही है डायरेक्शन की, तो फोर्स में आपकी डायरेक्शन भी ली जाती है। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जो फोर्स है वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, यानी लेफ्ट से राइट की ओर इस बॉडी में लग रहा है, तो ये बॉडी डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी आपकी ये बॉडी। ठीक है ना, इस फोर्स के प्रभाव में, इस फोर्स के कारण ये बॉडी यहाँ से चलकर यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड है, और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। यानी कि अगर फोर्स को बताएंगे तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। तो इसलिए हमारी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है यानी कि सदिश राशि होती है। तो आपको परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी दिशा, दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से कौन सा वेक्टर क्वांटिटीज़ है। अब कोई एक वेक्टर क्वांटिटीज़ दे देगा ऑप्शन में और बाकी की 3 स्केलर रहेंगी, या हो सकता है एक स्केलर दे दे बाकी की वेक्टर दे दे। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपसे पूछ लेगा। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, वेट यानी कि भार। ठीक है ना, तो किसी भी बॉडी का अगर मास m है, मास m है, तो उसका वेट क्या रहेगा, m इंटू जी। ठीक है ना, g का आप गुणा कर देते हैं तो वो वेट में चेंज हो जाता है। तो वेट कुछ ना कुछ तो वेट रहेगा किसी भी बॉडी का। ठीक है ना, आप भी हैं अगर, तो आपका भी कोई ना कोई वेट रहेगा। आप कहते हैं हम 50 kg के हैं, हम 60 kg के हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ आपका वेट रहता है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और वेट हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, यानी डायरेक्शन भी आ जाती है। जैसे बोलते हैं ना, भार mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है, या वेट mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है, तो डायरेक्शन भी शो होती है और मैग्नीट्यूड भी आपका रहता है। ठीक है ना, तो आपका वेट यानी कि भार भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है, और फोर्स भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, कि वे क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड रहेगा, जिनमें डायरेक्शन रहेगी, वो हमारी क्या कहलाएंगी, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। ठीक है ना, अब दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा है आपका स्केलर क्वांटिटीज़। तो अब आपको सेकंड हेडिंग लगाना है अदिश राशियाँ।
क्या लगाना है, अदिश राशियाँ। अगर आप और भी एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, विस्थापन लिख लीजिए, एक्सेलरेशन त्वरण लिख लीजिए, वेग लिख लीजिए। ये सब की सब आपकी क्या हैं, आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब दूसरा हेडिंग लगाइए अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़। तो इसमें भी थोड़ा सा चेंज है, बात वही है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाली, लेकिन दोस्तों इसमें डायरेक्शन नहीं होती। क्या नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, केवल और केवल परिमाण रहता है। तो ऐसी जो क्वांटिटीज़ रहेंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, आपकी क्या कहलाएंगी दोस्तों, आपकी कहलाएंगी अदिश राशियाँ यानी स्केलर क्वांटिटीज। इसमें मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगी, ठीक है ना। अब समझिएगा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ द्रव्यमान। द्रव्यमान तो समझते हैं ना, जैसे कि किसी भी बॉडी 1 kg की, 2 kg की, 3 kg की है तो वो आपका द्रव्यमान कहलाता है। लेकिन भार अलग चीज़ होती है। भार में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है ना, जो अर्थ के द्वारा उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान अगर किसी बॉडी का है, मान लीजिए कोई बॉडी 50 kg की है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, यानी कि ये आपका भार हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया। हम द्रव्यमान किसी बॉडी का ले रहे हैं तो ये मान लीजिए 50 kg की कोई चीज़ है, तो हम बोलेंगे कि क्या है, उसका जो द्रव्यमान है कितना है, 50 kg है, ठीक है ना। तो हम कोई डायरेक्शन तो नहीं दे रहे उसको कि 50 kg नीचे की ओर है, 50 kg ऊपर की ओर है, 50 kg दाएं हैं, 50 kg बाएं हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं, केवल हम इतना बोलते हैं 50 kg, ठीक है ना। 50 kg की ये वस्तु है, 50 kg का ये वेट है। तो मतलब केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात की जाती है, कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। एक एग्जाम्पल और समझिएगा, आप मार्केट जाते हैं वेजिटेबल खरीदने, मान लीजिए आपने 1 kg आलू खरीदे, तो क्या आप ये बोलते हैं कि 1 kg आलू मुझे ऊपर की ओर दे दीजिए, मुझे दाएं दे दीजिए, मुझे बाएं दे दीजिए। मतलब केवल मैग्नीट्यूड के बारे में आप बात करते हैं, कोई डायरेक्शन की आप उसमें बात नहीं करते। अगर टाइम की बात करें तो टाइम यानी जो समय है वो भी आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटीज़ है। इसमें आप केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, 60 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे। कोई डायरेक्शन की बात तो नहीं करते कि ऊपर की ओर इतना बच गया, दाएं नीचे इतना बच गया, ठीक है ना, बाएं इतना बच गया, ऐसा कुछ बात करते हैं क्या, नहीं करते हैं, केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी की सारी आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी स्केलर क्वांटिटीज़। और भी बहुत सारी हैं, वॉल्यूम हो गया आपका, ठीक है ना, आपकी एनर्जी हो गई, आपका वर्क हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, आपका स्पीड हो गया, पावर हो गया, ये सब एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी आपकी क्या है दोस्तों, ये सारी की सारी आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो आपको वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ आई होप दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ रहेगी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, और जो स्केलर क्वांटिटीज़ है उसमें केवल और केवल आपका मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल याद कर लीजिए, वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए फोर्स और आप वेट, 2 चीज़ें याद कर सकते हैं। और स्केलर के लिए आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, जैसे कि टाइम हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, आपका वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, हीट हो गया, टाइम हो गया। ये सारे आपके स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों हेडिंग लगाइए आप लोग सदिश का निरूपण या सदिश राशि का निरूपण, यानी अगर कोई सदिश राशि है तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। आपको अब हेडिंग लगानी है सदिश का निरूपण। हेडिंग क्या लगानी है, सदिश का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आ वेक्टर। एक सदिश को कैसे लिखते हैं, ठीक है ना दोस्तों, ये आपको लिखना है। यहाँ आप हेडिंग लगा लीजिए सदिश का निरूपण। आपकी 2 चीज़ें जो मैंने बताई ना, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो थ्योरी पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा, या पक्का ऑप्शनल में पूछेगा, ठीक है ना। ऑप्शनल में आपका क्या करेगा, कोई एक क्वांटिटी सेम दे देगा, 3 आपकी अलग रहेंगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। अभी एग्जाम आएगा आपका तो हम सारी चीज़ें करेंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा, मटेरियल तैयार करना पड़ेगा, यानी सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा बार बार, तब जाकर के कहीं हम ऑप्शनल क्वेश्चन, तब जाकर हम कोई न्यूमेरिकल, तब जाकर कब कोई हम पेपर, तब जाकर हम कोई मॉडल पेपर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। सीधा अभी बैठ करके हम जो है मॉडल पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर करने भी बैठे तो कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पहले क्या करिए, मटेरियल तैयार करिए, यानी पहले पढ़िए, याद करिए, देन आफ्टर हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। तो
आप हेडिंग लगाइए सदिश का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो दोस्तों बेसिकली एक सदिश को निरूपित करने के लिए हम एक एरो का यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। क्या करते हैं, एक एरो का उपयोग करते हैं, यानी एक तीर का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एक एरो का हम उपयोग करते हैं, एक तीर का उपयोग करते हैं जो तीर की लंबाई रहती है। अब ध्यान देना, यहाँ से जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आप नोट करते जाइएगा। एक सदिश को एक तीर के द्वारा निरूपित किया जाता है, एक एरो के द्वारा एक सदिश को लिखा जाता है, ठीक है ना। ये आप लिख लीजिए पहले पॉइंट्स में। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि जो तीर की नोक है, ठीक है ना, जो तीर की नोक है वो उस सदिश की दिशा को दिखाती है, ठीक है ना। क्या दिखाती है, उस सदिश की दिशा को दिखाती है। और जो तीर की लंबाई है, जो ये लंबाई है वो उस सदिश के परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड को दिखाएगी। किसको दिखाएगी, मैग्नीट्यूड को दिखाएगी, ठीक है ना। ये आप पॉइंट्स नोट्स करते जाइएगा। जो तीर रहेगा उसका जो ये आगे का सिरा है, इससे हम लोग हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड या सिरा बोल दीजिए आप लोग, क्या बोल दीजिए, सिरा। और एक शब्द और यूज किया जाता है बड़ाग्र, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है बड़ाग्र, और वैसे इसको हेड कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। और जो पीछे का सिरा है इसे हम पूंछ कहते हैं, यानी कि टैल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टैल कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको लिख लेनी है। क्या चीज़, आगे वाले सिरे को हेड कहेंगे, सिरा कहेंगे या फिर बड़ाग्र कहेंगे। और ये पूरी लंबाई इसके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को दिखाती है। और जो पीछे का सिरा होता है उसे हम पूंछ कहेंगे या फिर टैल कहेंगे। तो ये हमारा होता है सदिश का निरूपण, एक तीर के द्वारा, एक एरो के द्वारा, ठीक है ना। अब जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे आपका मान लीजिए वेलोसिटी ही ले लीजिए, वेलोसिटी यानी वेग, ठीक है ना। तो इसको निरूपित करने के लिए हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, हमारा जो बल होता है यानी जो फोर्स होता है, ठीक है ना। फोर्स को रिप्रेजेंटेट करने के लिए फोर्स एफ, और इस तरीके से एक एरो लगा देते हैं, ठीक है ना। वेट हमारा है, यानी इस तरीके से काफ़ी चीज़ें आपकी हैं जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब होता है क्या, वेक्टर क्वांटिटीज़। क्या मतलब होता है इसका, वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपके पास मान लीजिए कोई एक वेक्टर दे दिया, कोई एक सदिश दे दिया, तो आपको किस तरीके से दिया जाएगा। एक सदिश आपने ऐसे भी देखा होगा, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप, ठीक है ना, प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस तरीके से भी आपको दिया गया होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इस तरीके से भी आपने एक वेक्टर देखा होगा, एक सदिश इस तरीके से भी लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। एक सदिश को हम लोग इस तरीके से निरूपित करते हैं। अब जो सेकंड हेडिंग हमारी आने वाली है वो है सदिश का मापांक यानी कि मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, ठीक है ना। अगला जो आपका टॉपिक है या हेडिंग है वो है आपका सदिश का मापांक यानी कि मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। तो हेडिंग लगा लीजिएगा सदिश का मापांक यानी कि मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। तो फिर इसको हम लोग समझाते हैं, आपको लगा लीजिएगा दोस्तों हेडिंग सदिश का मापांक, ठीक है ना। क्या चीज़, सदिश का मापांक। तो लगाइए हेडिंग, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका बनता है। सदिश का मापांक यानी कि मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, सदिश का मापांक क्या रहेगा। तो मैं सदिश आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो पहले ये समझिएगा कि सदिश का मापांक होता क्या है। एक्चुअली में जैसे ये सदिश दिया है, तो दोस्तों जैसे सदिश को तो हम हो सकता है ए वेक्टर से लिख दें या ए बी वेक्टर से लिख दें। इस तरीके से आपको कोई सदिश दिया जाता है। जैसे कि एक सदिश दिया है आपके पास 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो बेसिकली ये आपका ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप के फॉर्म का ही लिखा होता है। यानी a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 5 है। विथ साइन उठाएंगे, जब कंपेयर करेंगे विथ साइन उठाएंगे। अगर यहाँ माइनस रहता तो v की वैल्यू -4 होती, अगर यहाँ -5 होता तो c की वैल्यू -5 होती। यानी विथ साइन उठाएंगे। क्या उठाएंगे, विथ साइन, साइन के साथ ही हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो ए वेक्टर ऐसे दे सकता है, ए बी वेक्टर दे सकता है, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, मतलब इस तरीके से आपको कोई भी क्या होगा, सदिश दिया जाएगा, कोई भी वेक्टर दिया जाएगा।
तो आप समझिएगा सदिश का मापांक क्या होता है। यानी अगर ये कोई सदिश है, कोई वेक्टर है, तो इसका मॉड्यूलस एक्चुअल में होता क्या है अगर थ्योरेटिकली समझे तो दोस्तों किसी भी वेक्टर का जो मॉड्यूलस होता है, जो मापांक होता है, एक ऐसा पॉजिटिव नंबर होता है जो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को बताता है। हालांकि कोई थ्योरी नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन जानकारी के लिए लिख लीजिएगा कि अगर हम किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस यानी मापांक निकालते हैं तो वो मॉड्यूलस उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी मापांक को बताता है। ठीक है ना। तो आप कैसे निकालते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप लगाते हैं, जैसे कि ए वेक्टर है और अगर ए वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है ना, यानी आपको निकालना है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का अगर निकालना चाह रहे हैं तो ए वेक्टर का मापांक इस तरीके से इसको रिप्रेजेंटेट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंटेट करते हैं हम लोग। अगर ए बी का निकालना होता तो ए बी वेक्टर, और इस तरीके से अगर हम मॉड लगा देते हैं तो हम बोलते हैं कि इसका अब हम मॉड्यूलस निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, मॉड्यूलस निकालने वाले हैं। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाता है, जो ये आई का गुणांक है ए स्क्वायर, ठीक है ना, फिर जे का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी वी स्क्वायर, फिर के गुणांक का स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर। ठीक है ना, जो भी इनके गुणांक हैं उनका स्क्वायर करके आपस में जोड़ देना होता है। ठीक है ना, यही आपका ए वेक्टर के लिए रहेगा, यही आपका ए बी वेक्टर के लिए। अब आपको वैल्यू जिसकी दी हो, अगर पी वेक्टर की दी है, क्यू वेक्टर की दी है, तो वो आपका हो जाएगा। तो अब सिंपली करना क्या होता है, ए बी सी की वैल्यू रख देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये वाला लिया है तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो यहाँ से हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, यानी हम 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी, तो हम लोग 5 का स्क्वायर कर देंगे। और याद रखना ये आपका रूट के अंदर ही रहता है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। अब सभी को ऐड कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको याद आप ऐड करिए तो 9 6 आपका 14 5 4 0 हो जाएगा। ये यहाँ से देखिएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ओके, अब देखिए 9 और 6 15, 5 20 का 0 लग गया। यहाँ से 2, तो 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 5, आपका 50 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, आपका 50 आ गया। रूट के अंदर आपका 50 आ गया। तो ये आपका हो गया क्या चीज़, आपका मॉड्यूलस हो गया। क्या हो गया, मॉड्यूलस आपका आ चुका है। इसका कितना आ गया, √50। ठीक है ना, एक बार फिर से हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ से देखिएगा 6 और 5 11 और 9 20, चलिए 2 2 4 और 1 5, चलिए ओके, कितना आ गया, 50 आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको मॉड्यूलस निकालने के लिए आता है तो क्या आप मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल चलिए और हम आपको बताते हैं। जैसे आपका है 3i कैप, ये आपका दिया है पी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 3k कैप, ये आपकी वैल्यू है। इसका आपको मॉड्यूलस निकालना है यानी कि मापांक निकालना है। तो इसको कंपेयर कराएंगे पहले, तो ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, और फिर इसके अंदर रूट के अंदर हम इसको लिख देंगे मॉड ऑफ पी वेक्टर। तो इसका मतलब है अब हम मॉड्यूलस निकालने वाले हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसके बाद इसको कंपेयर कराएंगे तो ए की वैल्यू 3 मिल जाएगी यानी 3 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू यहाँ +4 ना होकर के -4 रहेगी। विथ साइन उठाएंगे, हालांकि आप स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन अगर आपने पहले से पॉजिटिव रखा है तो वो आपका एग्जामिनर आपका काट सकता है। ठीक है ना, इसलिए हमें क्या करना, सावधानी बरतनी है। तो सी का वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और ये आ गया रूट के अंदर। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, फिर से 3 3 जा 9, तो 9 9 18 हो गया, यार 16 दूना 32 और 2 34 हो गया। कितना, रूट के अंदर 32। इतना आपका क्या आ गया, आपका आ गया इसका मॉड्यूलस, जो पी वेक्टर था इसका मॉड्यूलस आपका आ चुका है। तो आप मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। आगे और सॉल्व होता है तो कर दीजिए, फैक्टर निकाल लीजिए, रूट के अंदर अगर कुछ आता है तो लिख लीजिए आप लोग। ठीक है ना, तो आई होप आपको मॉड्यूलस समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको हेडिंग लगानी है शून्य सदिश, यानी जीरो और नल वेक्टर। ये क्या चीज़ होती है, शून्य सदिश। आगे आपको हेडिंग लगानी है शून्य सदिश, ठीक है ना, यानी कि जीरो, और इसको हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। ये क्या होता है, तो जीरो से कुछ पता चल रहा है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, क्या हो,
जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, ठीक है ना, यानी जिसका मैग्नीट्यूड नहीं, आपका मॉड्यूलस जिसका 0 हो यानी मापांक जिसका 0 हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा शून्य सदिश यानी कि जीरो वेक्टर। तो अगर आपको कोई ऐसा वेक्टर दिया गया है जिसका हमने मैग्नीट्यूड जिसका हमने मॉड्यूलस निकाला, यानी इस तरीके से हमने जब उसको सॉल्व किया a² b² c² करके, और फाइनल आंसर अगर हमारा 0 आता है तो हम बोल देंगे कि वो हमारा क्या है, वो हमारा जीरो और नल वेक्टर है। क्या है, जीरो और नल वेक्टर है। तो आई होप आपको शून्य सदिश भी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन में भी पूछा जाता है शून्य सदिश एक ऐसा सदिश यानी जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 0। तो क्या होगा ऑप्शन इसका, 0 ऑप्शन होगा। तो शून्य सदिश या शून्य सदिश यानी मतलब जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, जिसका मॉड्यूलस यानी जिसका मापांक क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे हम एक थ्योरी और समझने वाले हैं, फिर इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। अब आपको समझना है इकाई या एकक सदिश यानी यूनिट वेक्टर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 120% इस पर आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा इकाई या एकक सदिश का यानी कि यूनिट वेक्टर का। तो पहले हेडिंग लगा लीजिए यूनिट वेक्टर, फिर हम आपको इसको समझाते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो आई होप आप सभी ने हेडिंग लगा ली होगी, इकाई या एकक सदिश, हेडिंग लगा लीजिए इकाई, या इसी को दोस्तों हम लोग एकक भी बोलते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में एकक करके भी लिख करके आ जाता है, एकक सदिश, और अंग्रेजी में इसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट से कुछ पता चल रहा है, इकाई यानी कि एक, जिसका मॉड्यूलस 1 हो वो इकाई सदिश रहेगा, यूनिट वेक्टर रहेगा, और जिसका मॉड्यूलस 0 रहेगा वो आपका जीरो वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सपोज आपके पास कोई एक वेक्टर दिया गया है, चलिए नीला पेन ले लेते हैं। आपके पास कोई एक वेक्टर दिया गया है, मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इसका अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो पहले तो समझ लीजिए यूनिट वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं। अगर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाहते तो ए के ऊपर इस तरीके से इसे टोपी पहना दी जाती है, कैप पहना दी जाती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कैप। ये क्या हो गया, ए कैप। पहले ए वेक्टर लगा था इस तरीके से, लेकिन अगर उसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो उसको हम ए कैप लिख देंगे। सपोज यहीं अगर आपका ए बी वेक्टर होता तो फिर हम ए बी के ऊपर कैप लगा देते, ठीक है ना। यहाँ से आपका ए कैप हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। और यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर का निकाल रहे हैं वो वेक्टर आपका ऊपर आएगा और उसका मॉड्यूलस आपका नीचे आएगा, यानी कि मापांक। तो मापांक अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया है कैसे निकालते हैं। तो इसको अगर हम पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इकाई सदिश इज इक्वल टू, यानी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू इकाई सदिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सदिश यानी जो वेक्टर आपको गिवन है वो, और बटे में उसका मापांक यानी कि मॉड्यूलस हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका मापांक यानी कि मॉड्यूलस हो जाएगा। तो इस वेक्टर का यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप का आपका आपका यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, आपका रहेगा सदिश बटे उसका मापांक। तो सदिश तो पहले ये सेम कर रख दीजिए आप लोग, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये आपका क्या हो गया, सदिश हो गया। और फिर उसके बाद सदिश मतलब वेक्टर, ठीक है ना, और मापांक मतलब मॉड्यूलस, ये आप लोग समझते होंगे, ठीक है ना। बार बार वर्ड हम यूज़ कर देते हैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और अपॉन में हमें मापांक रखना है, क्या रखना है, मापांक रखना है, मॉड्यूलस। तो इसका मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, इसका मॉड्यूलस होगा रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस c², यही रहेगा ना। तो रख दीजिए रूट के अंदर a² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर प्लस c² यानी कि 4 का स्क्वायर। अब आप लोगों को मॉड्यूलस निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, ऊपर का ज्यों का त्यों रखिए, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन आपको क्या कर देना है, रूट के अंदर रख देना है। 2 दूना 4, 3 तिरका 9 और 4 चौके 16 है।
तो ये रूट के अंदर 29 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? रूट के अंदर 29 आ जाएगा आपका। ठीक है, 16 4 20 और 9 29। और ऊपर आप सेम रख दीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ये दोस्तों आपका आ गया यूनिट वेक्टर यानी a कैप की वैल्यू। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो यूनिट वेक्टर है कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया ना दोस्तों यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से निकालने की। अगर आपके पास कोई p वेक्टर दिया गया है, मान लीजिए 2i कैप माइनस का k कैप प्लस का 2j कैप। ठीक है ना, तो इसका आपको क्या करना है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है यानी p कैप निकालना है मेरे मित्र। क्या निकालना है? p कैप। तो p कैप इज इक्वल टू हो जाएगा p वेक्टर और बटे मॉड्यूलस ऑफ p वेक्टर। ठीक है ना, इस तरीके से फॉर्मूला लगा दीजिए। तो पहले तो आपका p वेक्टर ऊपर जो है वही रख देना है यानी 2i कैप माइनस k कैप प्लस 2j कैप। इसके बाद इसका मॉड्यूलस निकालना है तो नीचे a स्क्वायर, a आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b आपका यहाँ है पीछे, ध्यान दीजिए b आपका कहाँ है? पीछे, तो 2 का स्क्वायर फिर से और फिर इसके बाद माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है ना, इसके बाद अब आपको ये कर देना है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2j कैप। ठीक है ना, ये माइनस का था और फिर यहाँ से करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और प्लस 1 यानी कि आपका 4 और 4 8 और 1 9 हो जाएगा रूट के अंदर। कितना? रूट के अंदर 9, तो बाहर निकल करके आ जाएगा आपका 2i कैप माइनस का k कैप प्लस का 2j कैप और अपॉन में आप क्या कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं यानी कि 1/3 और ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से आप लिख देंगे। तो ये आपका आ गया दोस्तों क्या? यूनिट वेक्टर। p का यूनिट वेक्टर आपका आ चुका है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये आपका जो p वेक्टर दिया था तो हमने ये क्या किया, इस तरीके से यहाँ रख लिया, देन आफ्टर उसका मॉड्यूलस निकाल लिया। और हम यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए क्या करते हैं, उसका ऊपर का एरो हटा करके उसको टोपी पहना देते हैं यानी कैप लगा देते हैं। इसे हम कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप, क्योंकि उसने क्या कर ली? कैप पहन ली। ठीक है ना, तो कैप हम उसको पहना देते हैं। इसके बाद हम मॉड्यूलस निकालने के लिए क्या करते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 4 8 1 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो 1/3 2i कैप माइनस k कैप प्लस 2j कैप। ठीक है ना दोस्तों, तो आज इतनी ही थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें भी हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों को क्या करना है? शेयर करना है दोस्तों दबा के। ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूब फैमिली बहुत छोटी है आप लोगों की अभी, तो जल्दी से शेयर करिएगा, यूट्यूब फैमिली को बढ़ाइएगा ताकि हम लोग आपके साथ लाइव वीडियो जो है आपके साथ शूट कर पाएँ। ठीक है ना, यानी आप लोगों को लाइव पढ़ा पाएँ, क्योंकि अभी तो लाइव स्ट्रीमिंग जो है दोस्तों पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक आपके 1000 यानी 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाते तब तक आप किसी भी स्टूडेंट्स के साथ लाइव नहीं जुड़ सकते। तो आपको अभी लाइव कोई भी डाउट पूछने का मौका नहीं मिल पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों के सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है बहुत ही छोटी है। तो कोशिश ये करना है कि सभी स्टूडेंट के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो का मोटिव हम लोगों का ये है कि आप लोगों के पास जो है ये जो एजुकेशन है यानी जो शिक्षा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाई जाए। ठीक है ना, इसका कोई भी आपसे पैसा या कुछ भी नहीं लिया जा रहा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। PDF नोट भी आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के बस ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है ना, और वीडियोस देखिएगा, कहीं डाउट होता है तो आप वहाँ कमेंट कर दीजिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो अब दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।